स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी हैं और भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत हम आज करते हैं क्रूड से, क्योंकि क्रूड में काफ़ी गिरावट आई है। हालांकि लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर दिख रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी कमज़ोरी अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते के हाई से, तो वहाँ से भी काफ़ी कमज़ोरी है। और दिसंबर 2023 के निचले स्तरों के पास भी कच्चा तेल पहुँच चुका है। डिमांड को लेकर चिंता है। दुनिया की दो बड़ी इकॉनमी में जिस तरह से मांग कम होने की चिंता है, उसका असर यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है। दूसरी तरफ ओवर सप्लाई की भी स्थिति बन रही है, चाहे वो अब लीबिया से वापस सप्लाई शुरू होने की खबर या फिर ओपेक प्लस अक्टूबर से उत्पादन को बढ़ा सकता है ये खबर। ये सारी चीज़ें हैं क्रूड को लेकर। मानव बताइए, कच्चे तेल को लेकर आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है? किस तरह की चाल आगे दिख रही है क्रूड में? जी बिल्कुल विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से क्रूड में बड़ी गिरावट देखी है। कल के ही दिन में 4% से ज्यादा का मूव हमने आता हुआ देखा है। अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, मेरे ख्याल से लास्ट वीक में एक बार हमने एक जो ओपेक की तरफ से, लिबिया की तरफ से जो अपडेट्स आ रहे थे वो थोड़े बहुत कहीं सपोर्टिव थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो आईए पहले से कहता आ रहा है कि सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड शायद थोड़ी कम रह जाएगी, वो कहीं ना कहीं कहानी सच होती दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ते तक भी 6080 के ऊपर जब तक नहीं जा रहा है कच्चा तेल, तब तक बिकवाली में ही रहना चाहिए, सेल ऑन राइज में रहना चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से देखें तो अभी का जो भाव है 6000 6010 के आसपास, वो अच्छा लेवल रहेगा सेल करने के लिए मेरे ख्याल से। जो हमने रेजिस्टेंस ऊपर की बात की, 6080 का जोन है वो स्टॉप लॉस रहेगा, और 5860 का जो लेवल है वो टारगेट रह सकता है। तो जब तक 6080 के नीचे है तब तक सेल का व्यू रहेगा मेरा क्रूड केस। क्रूड में आपका व्यू यहाँ पर सेल का अभी भी है। और मानव के कॉल को एक बार मैं आपको वापस से स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। 6010 पे इन्होंने बेचने की सलाह दी है। टारगेट इनका है 5860 रुपये का, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है 6080 रुपये का। आप बताइए भूपेश जी, क्रूड पर आपकी राय क्या बन रही है? नमस्कार विश्वनाथ जी। क्रूड की नमस्कार। बात करें तो क्रूड में बीते कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, जिसका लगता है कि बाजारों में ये गिरावट कंटिन्यू रहनी चाहिए। और करंट भाव पर तो नहीं कहूंगा, परंतु 6050 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 6110 के ऊपर भी स्टॉप लॉस रहेंगे। नीचे में 5910 और 5810 के लक्ष्य एक बार शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। तो चलिए, आपका भी व्यू कच्चे तेल पर अब आ गया है। दोनों एक्सपर्ट्स के व्यू के हिसाब से आप अपनी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, और आप अपने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय भी ज़रूर लिया कीजिए। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं, उनके सवाल आ चुके हैं। पहले दर्शक है ओम जी हैं जयपुर राजस्थान से। चांदी में कब तक गिरावट रहेगी, और चांदी माइक्रो का जो नवंबर का वायदा है वो 90,000 के ऊपर निकलेगा क्या, ये जानना चाह रहे हैं। ओम जी के सवाल का क्या जवाब देंगे मानव आप? चांदी में कब तक गिरावट रहेगी ये जानना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से चांदी में अब थोड़ा बहुत बेस बन रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन जो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस गिरावट और सेलिंग चल रही है, तो 82,000 82,200 के आसपास का जो लेवल है मेगा के हिसाब से, ये एक सपोर्ट जोन लग रहा है। तो मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा एक रुकना चाहिए, लेकिन तुरंत वहां से बाइंग ऐसे आएगी वैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हमने आता हुआ देखा। और ये जो सेल ऑफ है मेनली डॉलर इंडेक्स के बढ़ने की वजह से, जो इकोनॉमिक नंबर्स यूएस के पॉजिटिव आए हैं उसके वजह से ही ये सेल ऑफ है, बाकी कोई रीजन मेजर ऐसा है नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2-3 हफ्ता और थोड़ा रुकना चाहिए, कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए, उसके बाद खरीदारी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से 82,000 मेगा के हिसाब से एक अच्छा लेवल है सपोर्ट के आसपास। लेकिन अभी इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो 83,300 पे मैं अभी भी सेल का व्यू रखता हूँ। 84,000 का स्टॉप, और जो हमारा सपोर्ट जोन है 82,200 का, वो टारगेट जोन है। तो यहाँ से अभी भी सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी ये हफ्ते के हिसाब से या इंट्राडे के हिसाब से। एक और सवाल गोल्ड पर है। अजय हैं झारखंड से। सोने में निवेश करना चाहिए क्या करंट लेवल पे? मानव, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मौजूदा स्तर सही है क्या निवेशकों के लिए ये?
मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे में और जगह है। जिस हिसाब से चांदी में सेल ऑफ आई है, काफी दिनों बाद गोल्ड ने वो पेस मैच किया है। आज के दिन में अगर देखेंगे तो चांदी फिर भी थोड़ा अपने जोन में पेस कम थी, लेकिन सोने में पेस थोड़ी ज्यादा लग रही है आज, तो और थोड़ी गिरावट शायद आ सकती है। कल का एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा था जो पॉजिटिव आया था, लेकिन मोटा मोटी बाकी सारे डेटा जो है वो अब तक लास्ट वीक से पॉजिटिव आए हैं। ये फ्राइडे का नॉन फार्म पेरोल नंबर है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से। उसके बाद हम निवेश का सोच सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के हिसाब से स्टोरी रखनी है तो लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन स्टैगर्ड वे में अगर करना है तो नीचे में 70-800 के आसपास का जो लेवल है, 70-800 से 70-500 के बीच का जो रेंज है, वो एक अच्छा रेंज है फिर से बाइंग शुरू करने के लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हितेश कुमार हैं, सोने चांदी में खरीदारी करे, मेगा लॉट में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए क्या? हितेश जी को क्या जवाब देंगे भूपेश जी? सोने चांदी में इनको मेगा लॉट में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए क्या अभी? जी सर, सोने और चांदी की बात करें तो दोनों के ट्रेंड मुझे अभी भी नेगेटिव समझ आते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी दोनों के दोनों उधर नेगेटिव रहने चाहिए। चांदी में अगर किसी को मेगा लॉट में अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो 80,500 से लेके 79,500 तक के जो लेवल रहेंगे 79,500 के, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो 69,500 से लेके 69,000 तक के जो लेवल आते हैं तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अभी काफी ऊपर के लेवल है, मुझे लगता है गोल्ड में अभी खरीदारी से बचना चाहिए। तो गोल्ड में अभी खरीदारी से बचना चाहिए, थोड़ा और वेट कर ले, नीचे आ जाए। अगर खरीदारी से बचना चाहिए तो नवीन कोठारी जी का सवाल है कि क्या 2 से 3 दिनों में गोल्ड 70,000 रुपए और चांदी 80,000 रुपए तक आ सकती है? भूपेश जी बताइए, आपको उम्मीद है क्या 70 और 80 का लेवल? जी बिल्कुल, मुझे स्पेशली गोल्ड के बाजार की बात करें तो 71,700 के नीचे जब तक गोल्ड है, इसमें बिकवाली एक बड़ी रूप में देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड 70,500 और 70,000 के भाव बहुत आसानी से दिखा सकता है इस महीने में। आपको क्या लग रहा है, 2-3 दिनों में सोना 70 और चांदी 80,000 हो सकती है क्या मानव? मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा 70-500, 70-800 एक पॉसिबल सपोर्ट है, लेकिन 2-3 दिनों में ये आना बहुत क्विक पेस हो जाएगा गोल्ड के लिए, क्योंकि हम 71,500 पे खड़े हैं और 70,000 की बात करेंगे तो 1,500 रुपए 2 दिन में गोल्ड के लिए थोड़ा पेस ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल है, उसके बाद अगर डेटा बहुत ही अच्छा आ जाता है तो डेफिनेटली पेस थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन 2-3 दिनों में 70,000 आना फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के हिसाब से अगर वो व्यू लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? मानव क्या करे कॉपर में? कृष्ण रेगुलर कॉलर है, कॉपर में आगे क्या रहेगा पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉपर में जैसे हमने ऊपर की तरफ बात की थी 810 815 के आसपास का व्यू था, वो रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है। हमने अभी भी जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो अगर तेजी का ही रखे, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी वो जो इमीडिएट स्ट्रेंथ बननी चाहिए, क्योंकि चाइना के नंबर्स अभी भी वो सपोर्टिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से 780-85 के आसपास अगर मिलता है तो सेल करके चलना चाहिए। 775 जो इमीडिएट सपोर्ट है वो टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस 790 का बनता है। 775 के अगर नीचे कॉपर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो मेरे ख्याल से और थोड़ी सेल ऑफ कॉपर में कंटिन्यू रह सकती है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ आरिफ मेनन हैं अहमदाबाद से। सिल्वर माइक्रो का एक लॉट 86,600 रुपये पे लॉन्ग कर रखा है, खरीद रखा है इन्होंने, और क्रूड का एक लॉट 6,352 रुपये पर लॉन्ग किया है। भूपेश जी क्या बताइए क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? 86,600 सिल्वर माइक्रो लॉन्ग है और 6,352 पर क्रूड लॉन्ग है, क्या करें? मेरे हिसाब से अभी इनको दोनों की दोनों पोजीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। स्पेशली जैसे क्रूड का लेवल काफी महीनों बाद और इवन कह सकते हैं कि लंबे अंतराल के बाद 6,000 के लेवल के नीचे क्रूड का बाजार ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली और बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में बाजार 5,700 तक के भाव दिखा सकता है। तो अभी लगभग 6,000 के भाव चल रहे हैं, तो यहाँ से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये 5,900 के आसपास भी रख सकते हैं।
वहीं चांदी की बात करें तो 86,500 का बाजार जो कि 83,500 के नीचे है अभी, 3,000 पॉइंट का इन्हें नुकसान हो रहा है, तो अभी ये 83,000 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए आरिफ जी आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं। नेचुरल गैस मिनी 175 रुपए तक आ सकता है क्या? आप क्या सलाह देंगे? मानव, एनजी आपको लग रहा है कि नेचुरल गैस मिनी 175 तक नीचे आ सकता है? अभी करंट भाव है 187 का। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेशनल गैस में विशान जी काफी एक बड़ा रेंज चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। तो नीचे में 168 और ऊपर में 195, ये एक ब्रॉड रेंज है। मेरे ख्याल से नेशनल गैस तुरंत, अगर हम इमीडिएट बेसिस की मूव की बात करें तो इमीडिएट मूव थोड़ा ऊपर का लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा है कि अभी 184 185 का जो लेवल है, वहां से पहला एक अपर रेंज जो है 195 का, वो पहले एक बार टेस्ट करेगा ऐसा लग रहा है। फिर वापस अगर वो सस्टेन नहीं करता है ऊपर में, तो वहां से एक बार सेलिंग आनी चाहिए। लेकिन पहले एक बार ऊपर की तरफ जाके बाद में शायद नीचे की तरफ हमें मूव आता हुआ दिखे। अगले दर्शक हमारे साथ रोशन फेरवानी है, कटनी मध्य प्रदेश से। गोल्ड 71,415 रुपए पर खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या। 71,415 पर इन्होंने खरीद लिया है, अब क्या करना चाहिए? टारगेट और एसएल पूछ रहे हैं मानव। जी मेरे ख्याल से 71,400 करंट लेवल ही है। हमारा व्यू तो 71,500 पे हमने सेल की बात की है। अगर देखें तो उसी कॉल को अगर फॉलो कर रहे 71,500 पे हमने 71,800 का स्टॉप रखा है। तो अगर बाय का व्यू है तो डेफिनेटली नीचे में 70,800 या 71,000 का एक स्टॉप होना चाहिए। 400 पॉइंट नीचे अगर इंट्राडे का व्यू है तो अगर उसके नीचे ट्रेड करता है, उसके नीचे जाता है 71,000 के नीचे, तो मेरे ख्याल से एक बार के लिए एग्जिट के लिए सोचना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है पुणे से। इनका सवाल है कि चांदी लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने के लिए किस प्राइस पर बाई करना चाहिए? मानव, आपसे ही पूछ रहे हैं। 6 महीने के लिए इनको चांदी खरीदनी है, लंबी अवधि थोड़ी है, क्या करना चाहिए? किस भाव का इंतजार करें, कहां पर खरीदे? करंट भाव से जैसे हमने बात की, यहाँ से और 1,000-1,500 रुपए की जगह है नीचे में। 82,000 के आसपास का जो लेवल आता है, वहां से खरीदारी शुरू करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा जोन होगा। अभी भी सेल ऑफ बाकी है, रूम बाकी है, क्योंकि 6 महीना एक लंबा जोन है। तो जैसे हमने कहा, मेरा ये मानना है कि यहाँ से प्राइस थोड़ी कंसोलिडेट करेगी। अगर रुक भी जाती है तो सडन बाइंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके फिर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। तो 82,000 81,000 के बीच का जो जोन है, वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। वहां से स्टैगर्ड वे में बाय करके एवरेज हम बढ़ा सकते हैं। दर्शक हमारे साथ अमित है नासिक से। ये आप मानव, आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। क्रूड और नेचुरल गैस के ऑप्शन में स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। ऑप्शंस में कुछ है क्या आपके पास क्रूड और नेचुरल गैस में मानव? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से पहले नेशनल गैस की अगर बात करें तो नेशनल गैस में जैसे मैंने कहा, पहले ऊपर का मूव आ सकता है। तो 185 का कॉल बाइंग कर सकते हैं। अभी करेंटली वही बात चल रहा है, तो एट द मनी कॉल बाइंग करके आई थिंक 10.5 या 11 रुपए के आसपास चल रहा है। 14 रुपए का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे रख सकते हैं। और फ्यूचर्स की बात करें तो 193 195 का फ्यूचर्स का टारगेट लग रहा है। और 180 या 178 के नीचे जाता है तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से। सिमिलरली क्रूड में अगर बात करें तो क्रूड में हम करीब 6,000 के आसपास चल रहे हैं। तो पुट साइड रहना चाहिए, क्योंकि क्रूड में अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, फ्यूचर्स में 60-80 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, 6,080 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, तब तक सेल का ही व्यू रहेगा। तो मेरे ख्याल से पुट साइड में आप अगर बाइंग का इंटरेस्ट रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। एक सवाल गुड्डू जी का है कि क्रूड में इंट्राडे में क्या करें? भूपेश जी, लेवल्स बता दीजिए इंट्राडे के लिए, टारगेट और स्टॉप लॉस क्रूड की। जी सर, क्रूड की बात करें तो आज बाजारों में काफी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि 6,000 के आसपास कहीं भी क्रूड मिलता है तो 6,070 का स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड में बिकवाली करें। नीचे में 5,900 और 5,840 तक के भाव एक बार पुनः देखे जा सकते हैं। की सलाह भूपेश जी की तरफ से भी है। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं खाने के तेल की, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीवी मेहता हैं।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ईडी है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, जिस तरह से सोयाबीन के भाव नीचे गिर रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि सरकार जल्द फैसला लेगी, लेकिन अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुए हैं ड्यूटी बढ़ाने को लेकर। इंपोर्ट ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा है सर, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? पहले तो एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो सोयाबीन के दाम चल रहा है, एमएसपी है 4,900 रुपये के सामने 4,600 अच्छी क्वालिटी का, और लोअर क्वालिटी का तो 4,400 तक नीचे है। किसान काफी परेशान भी है और उनको सही दाम नहीं मिल रहा है। और अगर नया क्रॉप अगले 3-4 वीक में आ जाएगा तो और प्रेशर आएगा, एरावल के वजह प्रेशर आएगा और प्राइस नीचे जाएगी, तो एक काफी गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। बार बार हमने रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को भी कि भाई ये समस्या आने वाली है, किसान नाराज हो जाएगा, और हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और वो अगले रबी में दूसरे क्रॉप पे चले जाएंगे। तो इमीडिएटली आपको 2 चीज करनी जरूरी है। एक तो आपको ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, 15 से 20% ड्यूटी आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि किसान को सही दाम मिले। दूसरा, जो भावांतर स्कीम पहले थी, जो शिवराज साहब चौहान साहब तो काफी माहिर, जब भी वो सीएम थे साहब थे, जब भी एमपी के, तभी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। वो काफी भावांतर स्कीम है, उसका थोड़ा लूफोल थे, वो प्लग करके अगर फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए तो इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल अपने भाव पे मिल जाएगा, किसान को डिफरेंस मिल जाएगा, और गवर्नमेंट को पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमएसपी में बाई नहीं करना पड़ेगा। ड्यूटी बढ़ाओ, और मेरे ख्याल से अगर 10% की ड्यूटी बढ़ाई तो कम से कम गवर्नमेंट को 15 से 20,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू हो सकता है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू सब्सिडाइज द एक्सपोर्ट। इवन आज सोयाबीन मिल में एक्सपोर्ट है, रेपसीड मिल में एक्सपोर्ट है, आप उसमें 2-3 हजार करोड़ से स्पेयर करके उसको एक्सपोर्ट में सपोर्ट कर दीजिए इंसेंटिव के रूप में, तो वो भी एक फर्क पड़ेगा। क्योंकि आज सोयाबीन का ग्लट है, वर्ल्ड मार्केट सोयाबीन मिल का ग्लट है, प्राइस नीचे जा रही है तभी, और अपना भी एक्सपोर्ट जो पहले जैसा अभी नहीं है, सोयाबीन मिल में काफी तकलीफ है, कॉम्पिटिटर से काफी है। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई एक्सपोर्ट सोयाबीन मिल है, चाहे रेपसीड मिल है, चाहे कोई भी, वो करना चाहिए। थर्ड एक जो इश्यू अभी खड़ा कर दिया है, ड्यूअल राइस बन के जो बैन करके रखा है एक्सपोर्ट, उसके वजह से जो ईस्टर्न इंडिया में जितने प्लांट थे राइस बन प्रोसेसिंग करने वाले, सारे बंद पड़े या तो आधी कैपेसिटी चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी जो ड्यूअल राइस बन में एक्सपोर्ट बैन किया है वो उठा लेना चाहिए। काफी पैकेजेस देना जरूरी है ताकि किसान मजबूत रहे, खड़ा रहे। और फॉर्चुनेटली ये साल बारिश अच्छी रही है, एकरेज भी अगर देखें तो लास्ट ईयर जितना एकरेज है, आज सोयाबीन में कम से कम 125 लाख हेक्टर का सोविंग हुआ है, जो लास्ट ईयर भी उतना ही था। ग्राउंडनट में काफी बढ़ोतरी हुई है, 3-4 लाख हेक्टर बढ़ी है ग्राउंडनट में। तो ओवरऑल क्रॉप सिनेरियो अच्छा है, मगर किसान को अगर दाम नहीं मिलेंगे तो तकलीफ देगी। इसके लिए जरूरी कि गवर्नमेंट 10 से 15% इंपोर्ट ड्यूटी में चाहे बढ़ाए, और ड्यूटी डिफरेंस भी साथ में बढ़ाए। आज जो 8.25% का ड्यूटी डिफरेंस है क्रूड एंड रिफाइन में, वो कम से कम 15% करना चाहिए ताकि वैल्यू एडिशन यहाँ हो, एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो। सही बात है, आपने आज इतने क्या हो रहा सारे है? जी आज ऐसा हो रहा है कि आरबीडी ओलिन लैंडेड कॉस्ट इज चीपर देन सीपीओ। तो बिल्कुल अब मैं क्यों सीपीओ ला के प्रोसेस करूं? तो बिल्कुल अभी सही बात रिफाइनर जो थे पहले, वो पैकर बन रहा है। और बिल्कुल आज सही कम बात से है। कम 90 लाख जो पाम ऑयल आ रहा है, उसमें से 25 से 30 लाख टन तो रिफाइंड आ रहा है, जो पहले 5 से 7 लाख टन ही आ रहा था। तो काफी वो रिफाइनर को भी तकलीफ दे रहा है। तो वहां भी जो डिफरेंस है, ड्यूटी डिफरेंस है, वो आज 8.25% है, बढ़ा के एटलीस्ट 15% करना जरूरी है। जो 8.25% का डिफरेंस है क्रूड पाम तेल और क्रूड रिफाइंड पाम तेल में, चाहे क्रूड सूरजमुखी और क्रूड सोया से हो, रिफाइंड सोया और सूरजमुखी का है, वो सिर्फ 8.25% का डिफरेंस है। तो यहाँ के रिफाइनर्स के लिए काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ पैकिंग कर पा रहे हैं। सर, अब एक डेटा है जिसमें ये है कि भारत में जो तिलहन का जो एरिया है, करीब 15 से 20% का, ग्लोबल जितने एरिया में तिलहन की खेती है उसमें से 15 से 20% तक सिर्फ भारत में खेती होती है। उसके बाद भी हम 55 से 60% तक सालाना इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा यील्ड भी कमज़ोर है और साथ ही हमारी जो डिमांड है, हमारे पॉपुलेशन है, उस हिसाब से और पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, क्या अभी के जो रिसेंट जो डेटा है इंपोर्ट के अगस्त महीने के, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले के डेटा है, ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कितना इंपोर्ट हो रहा है, किस
तेजी से हो रहा है। हालांकि सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अभी जुलाई के मुकाबले अगस्त में थोड़ा कम इंपोर्ट हुआ है। आपके पास क्या आंकड़े हैं सर इंपोर्ट के फ्रंट पर? देखिए, जो टोटल डिमांड है एडिबल ऑयल की अपना इंडिया की, वो कम से कम 250 से 255 लाख की है। लोकल प्रोडक्शन एडिबल ऑयल का 100 लाख के करीब है। तो जो गैप है लगभग 160 लाख टन का है। और जो अभी इंपोर्ट जो भी इस साल का जो 8 महीने का सामने फिगर है वो देखें तो हो सकता है नवंबर टू अक्टूबर में 165 लाख 165 लाख टन इंपोर्ट होगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अगले 2 महीने लास्ट 2 महीने में काफी इंपोर्ट हुआ है और अभी नीचे नहीं हो रहा है, तो इंपोर्ट तो आ ही रहा है। तो इसके वजह से अगर थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़े तो ब्रेक लगेगी। बाकी नहीं तो आपका 150 जो 160 लाख टन का इंपोर्ट होने वाला ये, और वो उसकी असर लोकल पे हो रही है। आज सोयाबीन के दाम नीचे क्यों है कि सोयाबीन में क्रशिंग पैरिटी नहीं है। आज जब भी कोई सोलर प्लांट वाला सोयाबीन लेता है तो पहले वो देखता है कि हाउ मच इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द मिल, हाउ मच इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द ऑयल। उसके बेस पे अपनी पैरिटी निकालता है। तो सारे डिस्पैरिटी में है, इसके लिए क्रशिंग नहीं हो रहा है। सीड पड़ा है, क्रशिंग नहीं हो रहा है। और दूसरा जो आपने बताया वर्ल्ड में, यह वेरी ट्रू कि आप जो बोल रहे हैं हमारा एकरेज काफी ज्यादा है मगर हमारी प्रोडक्टिविटी काफी कम है। सोयाबीन हम 125 लाख हेक्टेयर में उगाते हैं और क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं 120 लाख टन, बस 900 केजी पर हेक्टेयर की है। जो वर्ल्ड एवरेज है 2200 से 2300 केजी है और हाईएस्ट तो 3500 किलो तक की है। तो हमारा एक फोकस वो भी होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। जब तक उसमें हम फोकस नहीं करेंगे तो और नेशनल मिशन ऑयल सीड लॉन्च किया हुआ है, मगर उसके लिए फंडिंग ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए ताकि किसान, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट कम्युनिटी सब साथ में मिलकर काम करें और उत्पादकता कैसे बढ़े उसका प्रयत्न करें। अगर वो ध्यान में दिया तो अगले 5 साल में हम डेफिनेटली जो आज 60% डिपेंडेंस है और नीचे ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब तक पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप मॉडर्न खेती पर फोकस नहीं करेंगे, फिर यील्ड की अब कैसे सोचे आप। 50% से भी कम है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबल यील्ड जो हम देख रहे हैं तिलहन में, उससे इतना पीछे है। तो हमें तो पैदावार बढ़ाने पर जोर देना ही होगा। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला और तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखी आपने। चलिए, लेकिन हमने एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की थी, किसानों की क्या समस्याएं हैं, पीओज को कैसे किसानों की ज़रूरतें पूरा करने में दिक्कतें हो रही हैं, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेज है, इस पर हमने बात की थी समृद्धि एफपीओ के सीईओ भूषण डेरे से। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ समृद्धि एफपीओ के भूषण सुरेश डेरे जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, एफपीओज के लिए क्या क्या चैलेंजेज है, क्योंकि एफपीओज के जो चैलेंजेज होंगे वो किसानों को होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी। देखिए, एफपीओ हमारा अभी 3 साल बन चुके हैं और 3 साल में सबसे बढ़िया महाराष्ट्र में उभर कर आया है और हमें दिल्ली 15 अगस्त को बुलाया गया था विशेष अतिथि के तौर पर। तो हमने जो जर्नी इसमें की है वो 300, पहले 50, फिर 300, फिर 750 मेंबर करके उनका टोटल जो भाग भांडवल है, इक्विटी है, वो लेकर हमने शुरुआत की और आगे जा रहे हैं। हर साल अब 1 करोड़ का टर्नओवर आ चुका है। तो उसमें कमोडिटीज़ में काफ़ी हम काम कर रहे हैं, सोयाबीन और टर्मरिक। किसानों के लिए आप क्या करते हैं, किसानों के हित में क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात थी किसानों को न्याय दिलाने के लिए से परचेस के, तो हमने शुरुआत भी सोयाबीन और टर्मरिक से की। क्योंकि सोयाबीन में ये होता था कि अगर कुछ व्यापारी है तो वो 2-3 पैरामीटर्स है, मॉइस्चर है, उसका वेट है और उसकी क्वालिटी है, उसमें वो दाम घटाकर किसान से कम दाम में ले लिया करते थे। हमने वो स्टैंडर्ड लाया, हमने वो विश्वास लाया और हम डायरेक्ट अब मिल से वो परचेस का और सेल का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसान को जो मार्जिन था वो बढ़ा है और उनको उसी में टर्मरिक में भी कुरकुमिन टेस्टिंग, नई वैरायटीज़, ये सारे लाकर एक अच्छा भाव, अच्छा रेट मिल रहा है। ओके सर, अब मैं करूँगा, आप लोगों को दिक्कतें कहाँ पे आती है, क्या सपोर्ट की मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से कि पीओ के तौर पे किसानों के लिए आप क्या डिमांड कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है कि कुछ शर्तें ऐसी है, जैसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर रहे हैं प्रेस मड से, तो खाद करने के लिए और बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। उसमें एफसीओ यानी कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर है जो स्टेट के लिए पूरा तो सुन रहे थे समृद्धि एफपीओ के
के सीईओ को, जो कह रहे थे कि किसानों और एफपीओज की क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन चलिए एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो हल्दी की बात होना जरूरी है, क्योंकि आज 2% की तेजी दिखी और लगातार यहाँ पे रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। यहाँ पर भूपेश जी, क्या लग रहा है हल्दी में आगे की चाल आपको क्या दिख रही है यहाँ से? जी सर, अभी भी इसका ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि 14,600 की हल्दी बहुत आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगी ऊपर में, और ये जो आप बोल रहे हैं कि रोलर कोस्टर है, ये जारी रहेगा। ऊपर में 14,500 और नीचे में अगर बात करें तो 12,600, ये दोनों लेवल्स हमें भविष्य में दिखाई देने वाले। ग्वार या जीरा धनिया क्या पसंद आ रहा है आपको ट्रेड के लिए, भूपेश जी? जी मुझे ग्वार सीड की बात करें तो अक्टूबर बाय द ग्वार सीड आज थोड़ा एक रिवर्सल देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 5,350 का स्टॉप लॉस लगाकर ग्वार सीड में खरीदारी करनी चाहिए। 5,450 के भाव क्रॉस करने पर इसमें एक अच्छी तेजी और देखी जा सकती है, जिसमें भाव 5,600 और 5,670 तक के देखे जा सकते हैं आसानी से। शुक्रिया भूपेश जी आपका, मानव आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और नॉन एग्री और एग्री मार्केट में उनको गाइड भी किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।